हेलो दोस्तों। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गए हम आपके लिए, जो डीएचए, एमओएच, हार्ड, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसेंटली पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं पीछे के एग्जाम्स में। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी ने आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना जरूरी है, ताकि आप मुझे भी पता चले कि आप जेन्युइन तरीके से पढ़ रहे हैं और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलो चलते हैं हम क्लास के ऊपर। इस लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव इज सेफ टू बी ऑफर्ड टू ए वुमन हु वांट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। यानी कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है हम ऑफर करेंगे जो सेफ होगा, किसके लिए? एक यानी कि ब्रेस्ट फीड करवाने वाली मदर के लिए। तो वहां पे अपना करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन बी, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए चाइल्ड with a diagnosis of intussusception. The nurse reviews the child's record and expect to note which sign of this disorder documented. ऑप्शन देखें, ए परफ्यूज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑप्शन बी रिब बोन लाइक स्टूल्स, ऑप्शन सी वाटरी डायरिया, ऑप्शन डी रेड जेली स्टूल। देखिए इसमें क्या पूछा है, एक नर्स है प्रिपेयर करिए केयर करने के लिए एक बच्चे को जिसको डायग्नोसिस हुआ इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन के बारे में मैंने पुराने वीडियो में पूरा वीडियो बनाया है और काफी बार समझाया भी है मैंने इंटुससेप्शन क्या होता है। ठीक है, इंटरसेप्शन क्या होता है वो सारा कुछ सब बताया। तो इंटरसेप्शन डायग्नोसिस हुआ एक पेशेंट बच्चे को, उसकी केयर कर रही है। एक द नर्स इज रिव्यू द चाइल्ड्स रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्ट टू नोट विच साइन ऑफ दिस डिसऑर्डर डॉक्यूमेंटेड। यानी कि नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि कौन सा साइन है वो डिसऑर्डर के लिए डॉक्यूमेंटेड किया गया है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है और डीएचए में आया है। इन एग्जामों में पूछा गया है अगस्त मंथ में। अगस्त मंथ में ये पूछा गया है इन एग्जामों में। ठीक है, तो इंटरसेप्शन वाले पेशेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंटेड किया हुआ, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट किया होगा इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इंटरसेप्शन वाला है पेशेंट और बच्चा है, उसको सबसे इनमें से ऑप्शन है इनमें से मिलेगा वो है जेली लाइक स्टूल। ठीक है ना, रेड जेली लाइक स्टूल। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रेड जेली स्टूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। व्हाट इज द अथॉरिटी दैट इशू लाइसेंस फॉर वर्कर्स इन द हेल्थ सेक्टर इन सऊदी अरेबिया? ऑप्शन देखें, ए सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी सऊदी हॉस्पिटल्स। आई थिंक समझ गए होंगे, ये स्पेशली फॉर सऊदी के लिए। ठीक है ना, ओनली सऊदी के अंदर है। हर एक लगभग हर एक एग्जाम में हर एक महीने पूछा जाता है। एवरी मंथ ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना, और 40% स्टूडेंट है इसको रोंग करके आते हैं, इसीलिए मैं इसको वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें पूछा है कि कौन सी अथॉरिटी है जो लाइसेंस इश्यू करती है किसके लिए? वर्कर्स इन द हेल्थ सेक्टर इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी हेल्थ सेक्टर के अंदर वर्कर्स हैं उनका जो लाइसेंस है कौन सी अथॉरिटी है इश्यू करती है। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ 40% स्टूडेंट कम गलत करके आते हैं आंसर। वो करके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बल्कि इसका सही आंसर है वो है सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज। ठीक है ना, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज, SCFHS। ठीक है ना, ये ये अथॉरिटी है जो हेल्थ वर्कर्स के लिए लाइसेंस इश्यू करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। An 15-month-old child admitted in pediatric ward, doctor ordered to give 400 ml D5% IV in 24 hours by pediatric drip set. What is flow rate give by the nurse? ऑप्शन देखें, 4 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन बी 11 ड्रॉप्स पर मिनट, सी 16 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन डी 17 ड्रॉप्स पर मिनट।
15 ईयर ओल्ड 15 मंथ ओल्ड चाइल्ड है अपने पास, पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है। डॉक्टर ने ऑर्डर किया 400 ml डेक्सट्रोज 5% देना है आईवी रूट से विद इन 24 आवर्स थ्रू पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। तो इसमें फ्लो रेट क्या होगा? फ्लो रेट के ऊपर आपको लगभग हर एक एग्जाम में, हर एक कंट्री की एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से एग्जाम में आया है, इनके हर एक एग्जाम में मिलता है। डाटा कुछ अलग होता है, ठीक है ना, पहले बताते हो, सेम टू सेम नहीं है ये, डाटा अलग होता है, लेकिन हर एक एग्जाम में लगभग पूछने को मिलता है। लास्ट में लगभग हर एक एग्जाम में पूछने को मिला है, वो देखने को मिला है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्लो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आई थिंक सबको याद होगा। फ्लो रेट, फ्लो रेट इक्वल टू क्या है? टोटल फ्लूइड वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, टाइम इन मिनट, और वॉल्यूम है वो ml में चाहिए अपने को। कुछ जगह पे जो हमें 400 ml दे रखा है, यहाँ पे लीटर में भी दे देता है, 0.4 लीटर या 2 लीटर, ऐसा अलग अलग डाटा एग्जाम में अलग अलग दे देता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपने पास देखिए टोटल फ्लूइड वॉल्यूम है अपने पास, टाइम भी है अपने पास 24 आवर्स है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप फैक्टर। अब ड्रॉप फैक्टर की बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो सिंपल सा तरीका है, यदि एडल्ट के लिए दिया है, ठीक है, यदि एडल्ट्स के लिए दिया है तो वहां पे ड्रॉप फैक्टर आता है 15 ड्रॉप पर ml, ठीक है। और जो पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक सेट होता है, उसका होता है 60 ड्रॉप पर ml, ठीक है। मैंने आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन पे पूरा वीडियो बनाया है, आप पुराने वीडियोस में मेरे वीडियोस में देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो एडल्ट्स के लिए दिया हुआ, या फिर लाइक ईयर्स में दिया हो, बच्चे के की जो एज है 5 ईयर से ऊपर दी हुई हो, और उसके लिए पूछेगा, स्पेशली पीडियाट्रिक सेट मेंशन नहीं होता है तो वहाँ पे एडल्ट सेट ही यूज करेंगे हम। स्पेशली यदि पीडियाट्रिक सेट दिया होगा तो उसी को यूज करेंगे, वहाँ पे ड्रॉप फैक्टर होगा 60 ड्रॉप पर ml। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास टोटल फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, 400 ml, ऑलरेडी ml में है। ड्रॉप फैक्टर कितना है, 60, डिवाइडेड कर देंगे टाइम इन मिनट, 24 आवर्स है, तो मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, एंड इसको डिवाइड कर देंगे तो 24 6.66 ड्रॉप्स पर मिनट। अब यहाँ पे भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी इस डाटा के ऊपर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि यहाँ पे पॉइंट के आगे यदि 5 से ऊपर आ रखा है, ठीक है, तो वो 1 ऐड हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप तो पॉइंट पे नहीं दे सकते हम, ठीक है। और यदि ये आगे 4.9 भी होगा ना, 5 से कम होगा, 4.49 भी होगा, तो एज इट इज जो है वॉल्यूम है वो की वो आ जाती है, ठीक है। ये समझाने के लिए दिया मैंने, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 0.5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 17 ड्रॉप्स पर मिनट। आई थिंक क्लियर होगा आपको। देखो फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इंडिकेट्स साइन ऑफ सीवियर सीओपीडी? ऑप्शन देखें, ए हाई पीओ2 एंड हाई पीसीओ2, ऑप्शन बी हाई पीओ2 एंड लो पीसीओ2, ऑप्शन सी लो पीओ2 एंड हाई पीसीओ2, ऑप्शन डी लो पीओ2 एंड लो पीसीओ2। कौन सा साइन है जो इंडिकेट करता है कि सीवियर सीओपीडी है? सीवियर सीओपीडी को कौन सा ऑप्शन है वो इंडिकेट करता है? सऊदी एमओएच में है, एमओपीएच में है,
हाथ के एग्जाम में और एनएचआरए के एग्जाम में आया है अगस्त मंथ में। तो देखिए सीवियर सीओपीडी को इंडिकेट करने वाला साइन क्या होता है? सीवियर सीओपीडी कब होता है? जबकि ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप डाउन चला जाता है एंड जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन में सीवियर सीओपीडी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, लो PO2 एंड हाई PCO2। ठीक है ना, O2 कम हो गया है एंड PCO2 ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, a 13-month-old child is hospital in the intensive care unit with multiple resistant sepsis. On the third day, she had explosive diarrhea. A stool sample was sent to the laboratory for C difficult uh, investigations. Which of the following transmission based precaution is most appropriate? ऑप्शन देखें, ए कॉम्बिनेशन एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट, ऑप्शन बी एयरबोर्न, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी ड्रॉपलेट। 13 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, 13 मंथ ओल्ड चाइल्ड अपने पास हॉस्पिटल में है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, जिसको क्या है मल्टीपल रेसिस्टेंट सेप्सिस है ऑन थर्ड डे, दिन की 3 दिन से उसको मल्टीपल रेसिस्टेंट सेप्सिस है एंड सी हैड एक्सप्लोर्ड डायरिया, साथ में उसको डायरिया भी है। ठीक है, स्टूल सैंपल वाज सेंट टू द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में डेड सी डिफिकल्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल सेंड कर दिया गया स्टूल सैंपल। तो इसमें पूछा विच ऑफ द ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा प्रिकॉशन यहाँ पे हम यूज में लेंगे। ठीक है, ये पूछा है, ये कुवैत MOH में आया है, OMSB में आया है और MOPH में आया है। तीनों एग्जाम में जैसा मैंने दिया है सेम टू सेम आया है, एज इट इज। अगस्त मंथ में, अगस्त मंथ में एज इट इज आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखोगे तो मल्टीपल सेप्सिस है, सेप्सिस है स्किन के बाहर होते हैं, प्लस एक्सक्लूसिव डायरिया है, डायरिया हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे वाले कंडीशन में जो प्रिकॉशन है वो रखेंगे हम कॉन्टेक्ट का। ठीक है, ऑलरेडी सेप्सिस है तो सेप्सिस वाले को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, नर्स इज प्रिपेयरिंग टू insert a nasogastric tube into a client. The nurse place the client in which position for insertion? ऑप्शन देखें, ए supine with the head flat, ऑप्शन बी high Fowler's, ऑप्शन सी low Fowler's, ऑप्शन डी राइट साइड। नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है, एक नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है इंसर्ट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, एक क्लाइंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रही है एक नर्स। द नर्स प्लेस द क्लाइंट इनटू द पोजीशन टू इंसर्ट, यानी कि नर्स है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के टाइम पे कौन सी पोजीशन उसको देगी, ये पूछा है। सऊदी MOH, कुवैत MOH, DHA और OMSB, इन चारों एग्जामों में आया है ये क्वेश्चन चारों एग्जामों में पूछा गया है इस अगस्त मंथ में। ठीक है, हाँ देखिए मैं ये बोलूँगा कि जो कॉमन चीज होती है क्वेश्चन में वो उठाता हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि सारी एग्जामों में एज इट इज पूछा गया, जैसे पीछे वाला था वो एज इट इज पूछा गया था तीनों एग्जामों में, लेकिन ये नहीं है कि सारी एग्जामों में जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। यानी कि सारे एग्जामों में कॉमन क्या चीज पूछा गया है उसको सिंपल तरीके से मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इन एग्जामों में ये आया है लेकिन अलग अलग कंडीशन दी गई है, लाइक किसी में पेशेंट की कंडीशन दे दी गई है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन कॉमन चीज यही पूछी है कि कौन सी पोजीशन देते हैं, किसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं, मेन चीज यही पूछी गई थी सब में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन देते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के टाइम पे, वो देते हैं हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द मशीन। ऑप्शन देखें, ए डिफिब्रिलेटर मशीन, ऑप्शन बी ABG मशीन, ऑप्शन सी ECG मशीन, ऑप्शन डी ECG मशीन।
सेम पूछा गया था ये अभी अभी इसमें, क्या, क्या बोलते हैं इसको, कुवैत एमओएच में, सेम टू सेम। कुवैत एमओएच में अगस्त मंथ में सेम टू सेम पूछा गया था। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स पे भी सवाल बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखना जरूरी है। आप मेरे पुराने वीडियो में आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको एक बार देख लेना, पीछे के वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे, ठीक है। तो ये अपना कौन सी मशीन है ये पूछा है, ये डायग्राम दिया था, ये पूछा था कौन सी मशीन है, ऐसा ही है, डायग्राम दे के मशीन का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि आपने कौन सी मशीन है आई थिंक सबको पता होगा कौन सी मशीन है ये एक एबीजी मशीन है। कैसे पता लगाएंगे, एक तो जो स्लिप निकाल रखी है इसमें, इसको इससे भी नोटिस कर सकते हैं, साथ में ये मेन चीज है, ठीक है। सिरिंज लगा के हम एबीजी ही देखते हैं, ऐसे सिरिंज लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द पेशेंट हैज एड्रेनल insufficiency and take corticosteroid, सी विल हैव। ऑप्शन देखें, ए पिंक स्किन एंड हेल्दी, ऑप्शन बी पिगमेंट स्किन एंड ड्राई, ऑप्शन सी पहले स्किन एंड ड्राई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पेशेंट है जिसको एड्रेनल इंसफिशियंसी है और कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है और एमओपीएच में आया है, तीनों एग्जामों में पूछा गया है अगस्त में। तो देखिए एड्रेनल इंसफिशियंसी है, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं उसको, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा कि स्किन है वो पिगमेंटेड रहेगी एंड ड्राई रहेगी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पिगमेंटेड स्किन एंड ड्राई स्किन, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द नर्स इज असेसिंग ए 2-year-old चाइल्ड विद विल्म्स सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स अवॉइड। ऑप्शन देखें, ए प्रोवाइड माउथ hygiene 30 minutes after meals, option B putting the child in lateral position, option C putting the child in a prone position, private room, option D palpating the child's abdomen। एक नर्स है वो असेस करिए 2-year-old चाइल्ड को, जिसको क्या विल्म्स सर्जरी है। अब विल्म्स सर्जरी क्या होता है, विल्म सर्जरी है एक कैंसर सेल होती है, उनको रिमूव करने की सर्जरी होती है। लाइक जैसे किडनी के अंदर से जैसे रिमूव कर रहे हैं, कैंसर से सेल रिमूव कर रहे हैं, तो उसके साथ में कुछ टिश्यू है, कुछ सेल्स है, यानी कि जो किडनी का कुछ पार्ट है, जो नॉर्मल पार्ट है, उसको भी रिमूव किया जाता है, क्योंकि कैंसर सेल के साथ में हो सकता है कि आसपास में वो बढ़ा हुआ हो, तो उसके कुछ जो नॉर्मल चीज होती है, सेल्स होती है, उनको भी रिमूव किया जाता है। जो नॉर्मल पार्ट है वो होता है, वो आता है विल्म्स सर्जरी के अंतर्गत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द नर्स शुड अवॉइड, तो नर्स इसमें क्या अवॉइड करेगी, सीधी सी बात है, किडनी की सर्जरी हुई है तो उसमें क्या अवॉइड करेगी नर्स, ये पूछा है। कुवैत एमओएच, डीएचए और इसमें एनएचआरए, इन एग्जामों में अगस्त मंथ में आए। तो विल्म सर्जरी के अंदर कौन सी कौन किस चीज को हम अवॉइड करेंगे ये पूछा, कौन किस चीज को नर्स अवॉइड करेगी, तो वो अवॉइड करेगी कि एब्डोमेन को पाल्पेट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सर्जरी हुई है, उसको पाल्पेट करेगी तो हो सकता है कि वो वहां पे प्रेशर ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पाल्पेटिंग द चाइल्ड्स एब्डोमेन, ये चीज अवॉइड करेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, a patient was on a course of lithium carbonate drug. During the nurse found that he complained from nystagmus, nystagmus, visual hallucination, and oliguria. Which of the following drug-related complications best symptoms? Option देखें, A moderate toxicity, option B severe toxicity, option D dysmenorrhea, option D mild toxicity। एक पेशेंट है जिसको क्या
चल रहा है लिथियम कार्बोनेट ड्रग का कोर्स चल रहा है, लिथियम कार्बोनेट ड्रग चल रही है उसको। ड्यूरिंग द नर्स फाउंड, उसके दौरान नर्स ने फाउंड किया है completed from the next next nystagmus विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक है, निस्टैगमस विजुअल हेलुसिनेशन उसके अंदर देखने को मिला है। एंड साथ में ओलिगुरिया है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बेस्ड सिम्टम, ड्रग रिलेटेड कौन सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे बेस्ट है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक है, सऊदी एमओएच में आया था, कुवैत एमओएच में आया था, ओएमएसबी में आया और एमओपीएच में आया। इन एग्जामों में ये पूछा गया है अगस्त मंथ में। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बेस्ट सिम्टम्स क्या होगा कॉम्प्लिकेशन का, तो यहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीवियर कंडीशन है, यानी कि टॉक्सिसिटी है वो सीवियर हुए हो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीवियर टॉक्सिसिटी। ठीक है, लिथियम लेवल हो सकता है ज़्यादा हो गया हो जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी और वो भी सीवियर कंडीशन में हो जाती है, उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये चीज़ आती है विजुअल हेलुसिनेशन की। क्लियर। अभी अपनी बुक अवेलेबल है प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए जो डेडिकेट करती है फॉर सऊदी, कुवैत, दुबई, ओमान, कतर एंड ऑल नर्सिंग एग्जाम्स, गल्फ की ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स हैं, बैक टू बैक रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 1 ईयर के अंदर बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे आइटम्स इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए गए। तो आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, मेरा नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके, मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा और एज सुन एज पॉसिबल ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसको बाई कर सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम मी। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, डॉक्टर ऑर्डर इंजेक्शन फ्रूसामाइड 3 mg IV, अवेलेबल डोज इज 8 mg पर 4 ml, हाउ मेनी ml यू एडमिनिस्टर। ऑप्शन देखें, ए 1 ml, ऑप्शन बी 1.5 ml, ऑप्शन सी 2 ml, ऑप्शन डी 2.5 ml। डॉक्टर है उसने ऑर्डर किया है फ्रूसामाइड, क्या किया डॉक्टर ने ऑर्डर किया फ्रूसामाइड 3 mg IV। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, डॉक्टर ऑर्डर इंजेक्शन फ्रूसामाइड 3 mg IV, अवेलेबल डोज इज 8 mg पर 4 ml, हाउ मेनी ml यू एडमिनिस्टर। ऑप्शन देखें, ए 1 ml, ऑप्शन बी 1.5 ml, ऑप्शन सी 2 ml, ऑप्शन डी 2.5 ml। डॉक्टर है उसने फ्रूसामाइड ऑर्डर किया 3 mg IV, लेकिन अवेलेबल डोज है 8 mg पर 4 ml, यानी 4 ml में अपने पास 8 mg अवेलेबल है। तो कितना ml हम देंगे उसको, कितना ml एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप मेरे पुराने वीडियोज में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बाकी मैं इसके वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो यहाँ पे देखिए ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई बाई वी बटे एच। अब यहाँ पे डी डिजायर वॉल्यूम एंड वी, वी है इसमें वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एंड एच है डोज इन हैंड। तो यहाँ पे डिजायर वॉल्यूम कितना है, डिजायर वॉल्यूम हमारा 3 mg एंड टोटल वॉल्यूम है अपने पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है 4 ml एंड इसको डोज इन हैंड, हैंड में कितना डोज है अपने पास 8 mg, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 12 है एंड डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 8 एंड कितना बच गया 4.5
इनकी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, 1.5 ml यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक समझ गए होंगे आप इससे। बाकी ड्रग कैलकुलेशन समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए 60-year मेल विद ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रा cerebral bleeding 3 months ago was referred primary health care following acute start symptoms. Brain CT scan is normal and the patient is receiving oxygen by nasal cannula at 4 liter per minute. BP is 185 by 105, heart rate 82, respiration rate 18, temperature 36.6 degrees centigrade, SpO2 93%. Which of the following medication would be ordered first? ऑप्शन देखें, ए निकार्डिपिन, ऑप्शन बी डोपामीन, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी आरटीपीए। 60 ईयर ओल्ड मैन है, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग हुई थी 3 months एगो, 3 महीने पहले इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग हुई थी। और जिसको अभी रेफर किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको अभी क्या है, एक्यूट स्टार्च सिम्टम्स है। ठीक है, एक्यूट स्टार्च सिम्टम है। इसका ब्रेन सिटी किया गया है। ब्रेन सिटी के अंदर पाया कि ब्रेन सिटी है वो नॉर्मल है एंड वो पेशेंट है वो ऑक्सीजन ले रहा है नेजल कैनुला से 4 लीटर पर मिनट। इसका बीपी है वो ये आ रहा है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन दिया हुआ अपने पास, टेम्परेचर 36.6 है, ऑक्सीजन रेट है 93%। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी मेडिसिन है जो सबसे पहले ऑर्डर की जाएगी, कौन सी मेडिसिन है जो सबसे पहले ऑर्डर की जाएगी। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है। इन एग्जामों में पूछा गया है ये अगस्त मंथ में। तो कौन सी मेडिसिन है जो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले ऑर्डर की जाएगी, वो है एस्पिरिन। ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन में हम एस्पिरिन उसको सबसे पहले ऑर्डर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एन एडोलसेंट्स विद ए जुवेनियल डायबिटिक मेलाइटस डेवलप्स क्रोनिक रीनल फेल्यूर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स इज सुटेबल? ऑप्शन देखें, ए लो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लो प्रोटीन, ऑप्शन सी लो मिनरल्स, ऑप्शन डी लो फैट। एक एडोलसेंट है जिसको क्या है, जुवेनियल डायबिटिक मेलाइटस। जुवेनियल डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है, इंसुलिन बेस्ड मेलाइटस बोल सकते हैं, इंसुलिन बेस्ड डायबिटिक मेलाइटस बोल सकते हैं। डेवलप्स क्रोनिक रीनल फेल्यूर, जिसको क्या हुआ, क्रोनिक रीनल फेल्यूर हुआ है। तो इसमें पूछा कि इसके लिए कौन सी डाइट है वो सुटेबल रहेगी। डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन बेस्ड डायबिटिक पेशेंट है, साथ में इसको क्रोनिक रीनल फेल्यूर है, तो उसको कौन सी डाइट हम प्रीफर करेंगे, कौन सी डाइट है उसके लिए सुटेबल रहेगी। डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएसबी में आया है अगस्त मंथ में। इन एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सी डाइट है जो इस पेशेंट के लिए सुटेबल रहेगी, तो वो है लो प्रोटीन डाइट। ठीक है, इंसुलिन बेस्ड है पेशेंट, ठीक है, इंसुलिन बेस्ड पेशेंट है एंड साथ में रीनल फेल्यूर है, तो उसको लो प्रोटीन डाइट है उसके लिए सुटेबल रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, a 27-year-old woman present to the emergency room with decreased reflexes, hypoventilation, hypotension, and fused pupils. A family member who is accompanying the patient has bottle of diazepam, which the bottle stated was recently. The family member also indicates that the patient has a depression. What intervention should the nurse expect to administer? ऑप्शन देखें, ए मैग्नीशियम सल्फेट टू रिड्यूस रिस्क सीजर, ऑप्शन बी टेप वाटर एनिमा, ऑप्शन सी एक्टिव चारकोल, ऑप्शन डी नेलेक्सोन। 27 ईयर ओल्ड वुमेन पेशेंट है, अपने पास इमरजेंसी रूम में आया है
ठीक है, जो जिसका डिक्रेज रिफ्लेक्सेस है, हाइपोवेंटिलेशन है एंड हाइपोटेंशन है, प्यूपिल्स है वो फ्यूज्ड है, और उसके फैमिली मेंबर है उसने बताया है कि उसके हाथ में डायजापाम की पूरी, उसने क्या कि डायजापाम की पूरी बोतल है वो खाली थी, और जिसके ऊपर मेंशन किया गया कि उसको रिसेंटली ही उसको फिल किया गया, रिसेंटली उसको भरा गया। फैमिली मेंबर है उन्होंने बताया है कि आल्सो इंडिकेट द पेशेंट हैज डिप्रेशन, उन्होंने बताया कि पेशेंट है वो डिप्रेशन में है। तो व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट एडमिनिस्टर, यानी कि नर्स है वो कौन सा इंटरवेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको क्या एडमिनिस्टर किया जाएगा। पेशेंट है जिसने डायजापाम की पूरी बोतल है खा ली है, डिप्रेशन का पेशेंट था, उसने डायजापाम की पूरी बोतल खा ली है, तो उसको क्या एडमिनिस्टर करेंगे, ये पूछा गया इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, और ओएमएसबी में आया है। पेशेंट की कंडीशन थी वो अलग अलग दी गई है हर एक एग्जाम में, लेकिन मेन चीज यही था कि डायजापाम खाने के बाद में क्या एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, मेन चीज यही है, हर एक एग्जाम में यही पूछा गया था कि डायजापाम की ओवरडोज, कुछ में पूछा कि डायजापाम ओवरडोज हो गई है तो हम क्या क्या एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है ना, एक में पूछा गया था कि एक नर्स है उसने डायजापाम दे दी थी और नोट्स में नहीं लिखा है, गलती से सेकंड जो नर्स आई है उसने भी डायजापाम दे दी है, उसके बाद उसने कंफर्म किया नर्स से तो ऑलरेडी दी हुई थी, ओवरडोज हो गई थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एडमिनिस्ट डायजापाम की ओवरडोज हो गई है तो ऐसे वाले कंडीशन में हम एक्टिव चारकोल देंगे उसको। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिव चारकोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, you are performing CPR on an infant when a second rescuer appears, what is the next step in management? ऑप्शन देखें, ए हैव द सेकंड रेस्क्यूअर हेल्प विद सीपीआर टू मिनिमाइज फैटिग, ऑप्शन बी हैव द सेकंड रेस्क्यूअर being ventilation ratio 30 ratio 2, option C immediately transport the patient, option D wait until exhausted then switch। आप है परफॉर्म एक सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं एक पेशेंट के, एक इन्फेंट है जिसका सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं आप एज ए सेकेंड रेस्क्यूअर, सेकेंड रेस्क्यूअर के तौर पे आप पेशेंट को, इन्फेंट का सीपीआर चल रहा है वहां पे अटेंड कर रहे हैं आप। तो इसमें पूछा कि नेक्स्ट स्टेज इन मैनेजमेंट, तो इसमें क्या पूछा है, मैनेजमेंट की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये पूछा है इसके अंदर। कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, और एमओपीएच में आया है अगस्त मंथ में। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मैनेजमेंट की। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट की है वो होगी, सेकेंड रेस्क्यूअर है वो सीपीआर में हेल्प करता है कि ताकि जो पहला रेस्क्यूअर है जो सीपीआर दे रहा है वो थक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर देता रहेगा घंटों तक तो थक जाएगा जल्दी, तो उसको मिनिमाइज, उसके फैटिक को मिनिमाइज करने के लिए उसकी जगह ले लेगा वो। ठीक है, रेगुलर, लेकिन सीपीआर तो रेगुलर रखनी है अपने को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैव द सेकेंड रेस्क्यूअर हेल्प विद सीपीआर टू मिनिमाइज फैटिक। ठीक है, जो फर्स्ट रेस्क्यूअर है उसका जो सीपीआर दे रहा है उसके फैटिक को मिनिमाइज करने के लिए वो उसकी जगह ले लेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नर्सिंग प्रोसेस ऑर्डर। ऑप्शन देखें, ए असेसमेंट डायग्नोसिस प्लान इम्प्लीमेंट इवैल्यूएट, ऑप्शन बी डायग्नोसिस प्लान असेस इम्प्लीमेंट इवैल्यूएट, ऑप्शन सी प्लान इम्प्लीमेंट असेस इवैल्यूएट डायग्नोसिस, ऑप्शन सी इवैल्यूएट असेस प्लान डायग्नोसिस इम्प्लीमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन जिसने जिसने गलत किया मेरे हिसाब से नर्सिंग प्रोफेशन ही छोड़ देना चाहिए उसको, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में आता है, बेसिक क्वेश्चन है नर्सिंग फाउंडेशन का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर के अंदर ही आता है ये। ठीक है, ये नर्सिंग का बेस बोल सकते हैं इसको, करेक्ट नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, ये बार बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, सऊदी कमीशन में पूछा गया है, ये सऊदी एमओएच में आया है, और इसमें डीएचए में भी आया था, इसमें
MOPH में भी आया था और NHRA में भी आया है। इन एग्जामों में ये अगस्त मंथ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक इससे सस्ता सरल कोई सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक बताने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। असेस, पहले असेसमेंट करेंगे, उसका फिर डायग्नोसिस करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही इवैल्यूएशन देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ए 4 month old child returned immediately from OR room post cleft lip repair. Which of the following nursing intervention should be considered? ऑप्शन देखें, ए पुट infant in a proper position, option B apply suction when needed, option C measure temperature, option D apply elbow restraint। 4 month ओल्ड चाइल्ड अपने पास रिटर्न आया इमीडिएटली ओटी रूम से, ऑपरेशन रूम से, किसके बाद? पोस्ट क्लेफ्ट लिप रिपेयर के बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो कंसिडर करेंगे इसके लिए? कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है इसके लिए कंसिडर करेंगे? सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है और हाथ की एग्जाम में भी आया है अगस्त मंथ में। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, अप्लाई एल्बो रेजिस्टेंस, उसको एल्बो रेजिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ए हेड नर्स ऑफ ए कोरोनरी केयर यूनिट delegated staff scheduling to a senior nurse in that unit. Which of the following steps must be head nurse implement before delegating tasks? ऑप्शन देखें, ए मेक श्योर हॉस्पिटल पॉलिसी फॉर delegating task, option B negotiate with the senior, option C take signature of senior, option D explain task to senior। ए हेड नर्स है, ए हेड नर्स टू ए कोरोनरी केयर यूनिट डेलीगेट स्टाफ शेड्यूलिंग। कोरोनरी हेड नर्स है वो डेलीगेट कर रही है, स्टाफ नर्स के शेड्यूल्स को बना रही है। ए सीनियर नर्स इन दैट यूनिट, एज ए सीनियर नर्स है जो उसका सीनियर नर्स का है वो शेड्यूल, स्टाफ शेड्यूल है या टाइम शीट बोल सकते हैं, टाइम शीट बना रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, कौन सी स्टेप है मस्ट बी हेड नर्स इम्प्लीमेंट बिफोर डेलीगेटिंग टास्क, यानी कि कौन सी स्टेप्स है वो जो हेड नर्स है इम्प्लीमेंट करेगी जो टास्क है उसको देने से पहले। ठीक है, सीनियर नर्स को टास्क देने से पहले कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो करेगी, जो नर्स है हेड नर्स है कौन सी स्टेप्स है वो फॉलो करेगी या इम्प्लीमेंट करेगी बिफोर डेलीगेटिंग टास्क्स। कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है अगस्त मंथ में। तो क्या करेगी? तो ये देखिए किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी नर्स है या कोई भी स्टाफ है वो वर्क करता है जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उससे पहले क्या इम्प्लीमेंट करेगी कि जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी, कोई भी वर्क करने से, लाइक स्टाफिंग है, शेड्यूलिंग करने के लिए, कोई प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो सब में सबसे पहले हॉस्पिटल की पॉलिसीज हैं उनको देखेगी। पेशेंट की केयर करते टाइम पे भी हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही केयर देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक श्योर हॉस्पिटल पॉलिसी फॉर डेलीगेटिंग टास्क। जो डेलीगेटिंग टास्क के रिगार्डिंग जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज है उसको मेक श्योर करेगी पहले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ए 10-year-old गर्ल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विद पेन। ऑन असेसमेंट you noticed that when you palpate the right lower quadrant of the child's abdomen, the child feels pain in the right quadrant। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, RIGHT। ठीक है, राइट क्वाड्रेंट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ दिस साइन? ऑप्शन देखिए, रीबाउंड टेंडरनेस, ऑप्शन बी मैकबर्नी साइन, ऑप्शन सी ऑब्डोरेंट साइन, ऑप्शन डी रोविंग्स साइन। 10-year-old गर्ल है, 10-year-old गर्ल है अपने पास इमरजेंसी रूम में आई है क्या? पेन करके।
असेसमेंट में पता चला कि नर्स है उसने नोटिस किया है कि जब वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट कर रही है, तो चाइल्ड के एब्डोमेन को जब राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन को पाल्पेट कर रही है, तो बच्चा है वो फील कर रहा है राइट क्वाड्रेंट में ही वो पेन फील कर रहा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग दिस साइन, तो इस साइन का नाम क्या होगा, बताइए क्या नाम होगा इस साइन का। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है अगस्त मंथ में। तो ये कौन सा साइन होगा, ये होगा रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, इससे मिलता जुलता है। अब कुछ बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन है आता है, उसमें कुछ कंफ्यूज रहते हैं। यदि यहाँ पे लेफ्ट होता है, राइट की जगह लेफ्ट होता है, जैसे राइट क्वाड्रेंट में नर्स है वो पाल्पेट कर रही है, लेकिन पेशेंट फील हो रहा है लेफ्ट क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे होता है रोविंग साइन। ठीक है, वो होता है रोविंग कि अपोजिट साइड में पेन फील हो रहा है तो वो होता है रोविंग साइन, लेकिन यहाँ पे सेम साइड में वो पेन फील हो रहा है। ठीक है, पेन फील हो रहा है सेम साइड में, तो यहाँ पे ये होगा रीबाउंड टेंडरनेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए पेशेंट was admitted in emergency room due to mild metabolic acidosis associated with dehydration and potassium. The doctor administered Hartmann's या lactate ringers, IV fluid and electrolyte replacement. Which of the following element of the lactated ringers solution highest volume? ऑप्शन देखिए, ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। एक पेशेंट है अपने पास एडमिट है इमरजेंसी रूम के अंदर, जिसको माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है एसोसिएटेड विद किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन एंड पोटेशियम की वजह से। डॉक्टर है उसने एडमिनिस्टर किया है, एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है हार्टमांस। देखिए समटाइम्स होता है ओनली यही पूछता है, हार्टमांस पूछता है, रिंगर लैक्टेट नहीं देता है, तो वैसे वाले कंडीशन में ये अपने को ध्यान में रखना है कि आरएल है अपना, तो उसको हार्टमांस भी बोलते हैं, हार्टमांस सोल्यूशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, आरएल देने के लिए डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए। तो इसमें पूछा है कि रिंगल लैक्टेट जो सॉल्यूशन है, लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन है, उसके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम किस चीज की होती है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है अगस्त मंथ में। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम किसकी होती है, आरएल के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम है वो होती है सोडियम की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम की यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम मिलती है आरएल के अंदर। क्लियर। ये आपके होमवर्क के लिए एन एबीजे एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ पीएस 7.53, HCO3 22, PCO2 27। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली, ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट लाइकली में क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसका आंसर आपने कमेंट करना है सभी ने। ठीक है, इसका मैं आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, तो बने रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइक प्रोसेस करवानी है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है, या मोमारिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।